ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, आप लोगों को पता है ये 1872 में आया, तो ऑफकोर्स 1872 में हमारा जो भारत था वो आज़ाद तो हुआ नहीं था, तो वो टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, है ना। तो यानी कि ये एक्ट किसने लिखा है, ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया में लिखा गया था, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। फिर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये लगा कि भाई जब इंडिया आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद हमें इंडिया को चलाने के लिए लॉज चाहिए थे। तो ऑफकोर्स सभी के सभी लॉज को स्टार्टिंग से लिखना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो पॉसिबल नहीं था कि सारे लॉज स्टार्टिंग से हम इंडियंस लिखें और फिर हम उनको फॉलो करें। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ एक्ट को कट कॉपी पेस्ट कर लिया, यानी कि ये एक्ट तो ब्रिटिश इंडिया में फॉर्म हुआ था, लेकिन हमने इसको कट कॉपी पेस्ट कर लिया और अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सी डेट को आया था, ये आया था 1 सितंबर 1872 को बेटा ये एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, और अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया, ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया। पहले ऐसा था 2019 अगस्त 2019 के पहले हमारे ये एक्ट जो था ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता था इंडिया पे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था। बट ऑफकोर्स आप लोगों को पता है कि अगस्त 2019 ऑनवर्ड्स धारा 370 आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती थी वो स्पेशल इंपॉर्टेंस को विड्रॉ कर लिया गया है ना, और अब ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया यानी कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ओके, चलो हम इस एक्ट की अगर बात करें तो ये एक्ट में हमें सबसे पहले क्या सीखना है। देखो, सबसे पहले हमें सीखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हम किसी के साथ लीगल रिलेशन में आते हैं तो उस लीगल रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज H में। और क्या डिफाइन किया गया, डेफिनेशन मैं बाद में लिखूंगी, बट पहले मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, वो समझ लो। देखो, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब एक ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिलते हैं तो फाइनली ये बनाते हैं एग्रीमेंट, और जब इस एग्रीमेंट के साथ आती है इन्फोर्सिबिलिटी तो फिर फाइनली ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफकोर्स सेक्शन 2 क्लॉज H में डेफिनेशन भी यही लिख रखी है, क्या लिख रखा है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके मैम, यानी मैम अगर हमें किसी के साथ ना लीगल रिलेशन में आना है, यानी अगर हमें किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमारे पास ना सबसे पहले एक ऑफर चाहिए और फिर उसमें एक्सेप्टेंस चाहिए। जब ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगे तब फाइनली क्या बनेगा, एग्रीमेंट, और जब उस एग्रीमेंट के साथ आएगी इन्फोर्सिबिलिटी तब फाइनली जाके ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना यार, अच्छा ओके, आगे बात करते हैं। ओके, तो इसको डिफाइन किया गया 2 क्लॉज H में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऑफ़र क्या है, ऑफ़र का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कहता है कि क्या तुम ये, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये पेन है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि बच्चों क्या आप ये पेन परचेज़ करोगे, या चलो सचिन विल यू परचेज़ माई फ़ोन, पेन दिखा के फ़ोन बोल रही हूँ, विल यू परचेज़ माई पेन, कौन सचिन है यार, विल यू परचेज़ माई पेन। अब मैंने जैसे इसको कहा ना, विल यू परचेज़ माई फोन माई पेन, विल यू परचेज़ माई पेन, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक स्टेटमेंट फॉर्म कर रही हूँ और वो स्टेटमेंट किसके लिए, किसी दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है ना यार, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको ऑफर किया। अब अगर ये कहता है येस, एक्सेप्टेंस दिया, तो फिर फाइनली हमारे बीच में एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक ऑफर प्लस उसके साथ एक्सेप्टेंस, जब ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तब क्या फॉर्म करती हैं, एग्रीमेंट। ठीक है, ओके, तो एक बार जल्दी देखते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति ऑफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से ऑफरर, और जिसको एक्सेप्टेंस देनी होती है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ऑफरी। इतनी कहानी समझ में आती है। तो कभी भी किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टी तो चाहिए ही चाहिए,
मैक्सिमम तो कितने भी पार्टी हो सकते हैं, बट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए मेरे को मिनिमम 2 पार्टी चाहिए। एक चाहिए ऑफरर जो ऑफर दे, एक चाहिए ऑफरी जो उस पर एक्सेप्टेंस दे, ठीक है। तो मैंने सचिन से कहा, सचिन विल यू परचेज माई पेन? सचिन सेड यस मैम आई विल बाय योर पेन। तो इसका मतलब क्या है, सचिन ने इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है ना, और फाइनली हमारे बीच में एग्रीमेंट बन गया। इतनी कहानी समझ में आती है। तो ऑफर है क्या बेटा? ऑफर एक स्टेटमेंट है जहाँ पे किसी पर्सन की विलिंगनेस, उसकी इच्छा को ऑब्टेन करने की हम कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऑफर को सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन किया जाता है और कहा जाता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं, ठीक है ना यार। हिंदी में देखते हैं, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्राप्त करने के लिए कोई स्टेटमेंट फॉर्म करता है तो वो स्टेटमेंट कहलाता है ऑफर। जैसे मैंने कहा वंशिका विल यू परचेज माई कार? क्या तुम मेरी कार परचेज करोगी? ये स्टेटमेंट क्या है, जल्दी से बताओ। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है ऑफर, है ना। और फिर इसने मुझे कहा कि यस मैम मैं परचेज करूँगी, तो एग्रीमेंट बना। इसने कहा नो मैम मुझे नहीं परचेज करना, तो फिर फाइनली यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बनेगा। आई कहानी समझ में? अच्छा चलो, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये तो हमें समझ में आ गया है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या समझ में आ गया? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इतनी कहानी समझ में आती है? अच्छा, इसके बाद मैं एक बात लिखती हूँ, क्या 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 ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट? क्या सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? अच्छा ये बताओ, अगर तुम सीएस फाइनल में पहुंच गए हो तो कॉमन सेंस क्या है कि तुमने एग्जीक्यूटिव पास किया होगा ना। वैसे ही जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं तो स्टेप नंबर 1 है ऑफर, स्टेप नंबर 2 है एक्सेप्टेंस, स्टेप नंबर 3 है एग्रीमेंट, स्टेप नंबर 4 है एनफोर्सेबिलिटी और स्टेप नंबर 5 है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम स्टेप नंबर 5 तक पहुंचे होंगे तो कॉमन सेंस है हम पहिया चल के आए होंगे कहाँ तक? 1 पे, 2 पे, 3 पे, फिर आए होंगे 4 पे, फिर फाइनली आए होंगे हम 5 पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने फॉर्म कर लिया तो इसका मतलब है कि यस ऑफ कोर्स उसमें एग्रीमेंट तो होएगा ही होएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट? पक्का पक्का? अच्छा एक बात और बताओ, all contracts are agreement but all agreements are not contract। क्या लगता है? जल्दी से बताओ, क्या ये सच है? क्या ये सही है? यस, सभी के सभी एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना यार। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना यार। तो ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको कहा जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है तो आप लोग कर लोगे। चलो, इतनी कहानी समझ में आती है। मैम एक बात बताओ, हाँ मैम, अगर हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो, क्या मान ले मैम, मान लो हमने ना कोई एग्रीमेंट फॉर्म किया, तो वो एग्रीमेंट में क्या इन्फोर्सिबिलिटी, मतलब सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते? मैम सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते? देखो, जब हम एग्रीमेंट को फॉर्म करते हैं तो कुछ एग्रीमेंट होते हैं हमारे पास सोशल नेचर के, कुछ होते हैं हमारे पास डोमेस्टिक नेचर के, कुछ होते हैं हमारे पास इलीगल और कुछ होते हैं हमारे पास लीगल। तो अब ये केस में होता क्या है पता है? सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट के बीच में बेटा इन एग्रीमेंट्स में पार्टीज में लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट होती है।
सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर और इलीगल नेचर के एग्रीमेंट में पार्टीज के बीच में कभी भी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होती है। और जब भी हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं जिस एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन को फॉर्म करने की इंटेंशन ना हो, वो एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो आम तौर पे हम जनरली सोसाइटी में एक दूसरे को प्रॉमिस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक पड़ोसन है जिसका नाम है मिसेस भल्ला। मिसेस भल्ला ने मुझसे कहा, राखी, हाँ मिसेस भल्ला, राखी आज शाम का डिनर साथ में करते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, शाम को 9 बजे मिलते हैं। क्या मिसेस भल्ला ने मुझे ऑफर किया डिनर के लिए? हाँ, मिसेस भल्ला ने मुझे ऑफर किया डिनर के लिए। भाई उन्होंने पूछा आज शाम का डिनर साथ में करते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो मेरी इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं कि आप करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है, आज शाम का डिनर आपके साथ होएगा, ठीक है। 9 बजे का टाइम था, बट 9 बजे के टाइम पे अभी मेरी तो क्लासेस लगी होती हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैं तो 11 बजे घर पहुंची। 9 बजे पैकअप करने के बाद 2 घंटे स्टाफ को अगला काम समझाने के बाद, बुक्स के ऑर्डर करने के बाद, फिर फाइनली तो मेरे को घर जाना होता है। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं हुआ। मैं तो 11 बजे घर पहुंची, तब तक तो मैं मिसेस भल्ला सो भी चुकी थी। मिसेस भल्ला को लेकिन बुरा बहुत लगा। उन्होंने बढ़िया सा अच्छा सा स्वाद डिनर प्रिपेयर किया था उन्होंने मेरे लिए। अब मैंने तो एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट हो गया, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। एक प्रॉमिस उनके साइड से था कि वो मुझे डिनर कराएंगी और एक प्रॉमिस मेरे साइड से था कि हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे। बट फिर हुआ यूँ कि मैं नहीं पहुंची और मिसेस भल्ला का दिल टूट गया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मिसेस भल्ला कोर्ट का नोटिस लेके मेरे पास आई, आपने क्योंकि अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, इसके लिए हम आपको सज़ा सुनाएंगे, जज साहब आपको सज़ा सुनाएंगे, हम आपको कोर्ट लेके जा रहे हैं। क्या मिसेस भल्ला मुझे इस बात के लिए कोर्ट लेके जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मिसेस भल्ला और मेरे बीच में एग्रीमेंट तो ज़रूर हुआ था, ऑफर भी था और एक्सेप्टेंस भी था। एग्रीमेंट तो ज़रूर हुआ था, बट उस एग्रीमेंट की जो इंटेंशन थी वो लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की नहीं थी। और अगर एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती है तो वो एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए जो सोशल नेचर का एग्रीमेंट होता है ये होता है वॉइड एब इनिशियो। इसके अलावा फर्दर डोमेस्टिक नेचर की बात करते हैं। चलो डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल वंशिका मान लो मेरी छोटी बहन है ना, और छोटी बहन ने मुझसे कहा कि मैम दीदी क्या आज मूवी देखने चले क्या? तो मैंने कहा ओके ठीक है वंशिका यार, आज मूवी देखने चलते हैं। ठीक है दीदी, तुम फिर शाम को 7 बजे फ्री हो जाना। इसने मुझे ऑफर दिया ना मूवी देखने का। मैंने हाँ कहा ना, मैंने कहा हाँ। तो बोला कि ठीक है दीदी, शाम को 7 बजे आप फ्री हो जाना, हम मूवी देखने चलेंगे। तो बट मेरी बहन तो वेली है, बेरोजगार है ये लड़की, बट मेरे पास तो बहुत सारे काम है ना। तो फिर अभी ये सिचुएशन में ना मेरा मन नहीं, मतलब मेरे को तो काम था, मैं अपने काम खत्म करने लगी और काम खत्म करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब रात में 10 बज गए। उसका मूड बहुत ख़राब। रात में मैं घर गई, इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला है ना अपने रूम का। फिर मैंने कहा ठीक है जाने दो यार, सुबह मना लेंगे। सुबह सुबह कोर्ट का नोटिस लेके आई कि तुम्हारे को ना मैं जेल भेजेगी, तुम्हारे को सू करेगी, कॉम्पनसेट करेगी, तुमने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। क्या बेटा मैंने इसके मतलब हो सकता है इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया हो, लेकिन क्या बेटा इस बात की वजह से मुझे सज़ा हो जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी, पनिशमेंट होगी, पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगी, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे और वंशिका के बीच में लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन नहीं थी। और जब दो पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन नहीं होती है तो ये एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। आई बात समझ में? ओके। इलीगल तो तुम लोग समझते होगे बेहतर। क्यों? इलीगल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी मिस्टर एक्स ने किसी मिस्टर वाई से कहा कि अगर तुम जेड का मर्डर कर दो तो मैं तुम्हारे को इसके लिए 5 लाख रुपीज़ दूंगा। तो एक ऑफर है मिस्टर एक्स के साइड से वाई के लिए। अब अगर वाई ने एक्सेप्टेंस दी तो मिस्टर जेड उसको मिस्टर बी को 5 लाख रुपीज़ देंगे ना। समझना, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज़ दूंगा अगर तुम जेड का मर्डर कर दो। अब एक बात बताओ, इन्होंने ऑफर किया, अगर मिस्टर बी इस पर अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। मिस्टर बी ने मिस्टर जेड का काम तमाम कर दिया, कहानी ख़त्म कर दी।
अब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास गया और बोला कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, ये लो जेड का सर, और अब मुझे मेरे पैसे दो। क्या ये के अब ये केस में क्या हुआ, जेड ने ए ने बी को जोर का चाटा खींच के मारा, बेचारा बी अग्रीव्ड हो गया और ये रोता रोता कहाँ पहुंचा, पुलिस चौकी, कि साहब एक तो इन्होंने मुझसे काम भी करवा लिया, मर्डर भी करवा लिया, और उसके बाद ये मुझे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये सिचुएशन में क्या बी ए को सू कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है, इलीगल है, और इलीगल के केस में लॉ कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एग्रीमेंट की बात करूँ, सोशल, डोमेस्टिक और इलीगल, तो ये एग्रीमेंट क्या होते हैं, ये एग्रीमेंट होते हैं वॉइड। ये एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड। मैम वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ में इन्फोर्सेबल ना हो उसको वॉइड बोलते हैं। बट इनफैक्ट ना इनके लिए वर्ड यूज करते हैं वॉइड, एब, इनिशियो। इनिशियो मतलब इनिशियल स्टेज से है ना, तो वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब हो गया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही क्या होते हैं, लॉ में डिक्लेयर होते हैं कि अगर आप ऐसे एग्रीमेंट लेके आए तो हम आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो फिर ये वाले एग्रीमेंट, सोशल नेचर के एग्रीमेंट, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट और इलीगल नेचर के एग्रीमेंट, ये कभी भी लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते। आई बात समझ में? इनफैक्ट ना मैं यहाँ पे बात करती हूँ, देखो हमने ना एग्रीमेंट में कई सारे एग्रीमेंट फॉर्म किए। एग्रीमेंट में हमारे पास ना सोशल भी है, हमारे पास ना डोमेस्टिक भी है, इलीगल भी है, और हमारे पास ना लीगल भी है। आपको पता सोशल और डोमेस्टिक पता क्या होंगे? सोशल और डोमेस्टिक ये होंगे वॉइड, एब, इनिशियो। तो मैम ये भी तो वही होएगा। यस बेटा ये भी यही होएगा। अलग अलग क्यों लिखा भी बताती हूँ। वॉइड, एब, इनिशियो होंगे, है ना। बट बेटा अगर आपने सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट किए हैं तो यहाँ पे ना कभी भी आपको पनिशमेंट नहीं होती है, पनिशमेंट नहीं होती है। बट अगर आपने ये वाले एग्रीमेंट किए तो यहाँ पे पनिशमेंट होएगी, यहाँ पे नहीं होएगी, और यहाँ पे पनिशमेंट भी होएगी। अगर किसी का मर्डर कर दिया तो 307 लगेगा ना तुम्हारे ऊपर, समझता है? जेल भी हो जाएगा तुम्हारे को। यानी कि आप पनिशमेंट के तौर पे क्या मिल सकता है, या पनिशमेंट के तौर पे फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। आई बात समझ में? जेल भी हो सकती है, ठीक है ना यार। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के जो एग्रीमेंट होते हैं ये सिर्फ वॉइड ऑफ इनिशियो होंगे और यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन जो इलीगल नेचर का एग्रीमेंट होएगा, जो इलीगल एग्रीमेंट होएगा यार, ये वॉइड ऑफ इनिशियो होंगे, यानी ये लॉ में इन्फोर्सेबल भी नहीं होंगे, एज वेल एज अगर आपने इनको किया ना तो आपको पनिशमेंट भी लगेगी, इम्प्रिजनमेंट भी लगेगी, आपको जेल भी हो जाएगी। समझ रहे हो? लीगल क्या होते हैं यार? लीगल जो होते हैं ये कह लो कि अगर इसमें इन्फोर्सेबिलिटी, लीगल एग्रीमेंट में अगर इसमें इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए तो आपको पता क्या हो जाएंगे, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दे देंगे, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि जो अब यहाँ पे एग्रीमेंट में मैंने इतने सारे एग्रीमेंट पढ़ा है, इस पर एक और केस स्टडी भी है, मैं केस स्टडी भी तुम्हें बताना चाह रही थी, बता देती हूँ। इस पर केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है? एक वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का एक केस हुआ था, और ये जो केस था ये ब्रिटिश इंडिया का केस था। और यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेलफेयर, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेलफेयर, और वेलफेयर की शादी होती है, और शादी होने के बाद ना वो अपने वाइफ से वो अपने वाइफ को, मतलब वो जा रहा होता जॉब के लिए बाहर, है ना। पुराने ज़माने में ऐसा होता नहीं था कि औरतें घर में रहती थी और हस्बैंड ना जॉब करने के लिए 7 समंदर पार जाता था, कुछ वही सिचुएशन थी, है ना। यहाँ पे उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद फिर वो जाता है बाहर अर्निंग के लिए।
तो फिर ये केस में ना जो वाइफ होती है उसकी, वो बोलती है यार तुम चले जाओगे तो फिर मेरा एक्सपेंडिचर एंड ऑल कैसे मेट आउट होंगे। तो उसने कहा कि चिंता ना करो डार्लिंग, सर्टेन सम ऑफ मनी मैं तुम्हें मेंटेनेंस के तौर पे देता रहूँगा, ठीक है ना यार। ओके ठीक है, तो वेलफेयर ने एक सर्टेन सम ऑफ मनी उसको हर महीने भेजने का प्रॉमिस किया, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या, जब थोड़े दिन के बाद ना वेलफेयर वापस आता है तो पता चलता है उसकी जो वाइफ है ना वो उसके लिए फेथफुल नहीं है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये केस में ऑफकोर्स उसे बुरा लगता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसके लिए फेथफुल नहीं है। तो ये केस में वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर देता है। अब वो अगर अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया और मेंटेनेंस नहीं भेजी, तो उसकी वाइफ ने क्या किया, कोर्ट में जाके केस कर दिया कि यार ये कौन सा तरीका होता है, इन्होंने मेंटेनेंस के लिए कहा था और अब ये मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे, और जज साहब आप इनसे बोलो कि मुझे मेंटेनेंस दें। तो ये केस में ये डिसीजन आता है जज साहब का कि नहीं, यहाँ पे वेलफेयर ना कोई भी मेंटेनेंस देने के लायबल नहीं है, क्योंकि आप इस एग्रीमेंट को सू ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, और डोमेस्टिक एग्रीमेंट को लॉ एंटरटेन नहीं करता है। आई कहानी समझ में आया। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी ने कोई बात कही और तुम्हारे पापा ने नहीं मानी, तो ये केस में तुम्हारी मम्मी के पापा के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है। घरेलू नेचर के एग्रीमेंट है, आई बात समझ में, इनको लॉ एंटरटेन नहीं करता जब तक कोई बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट ना हो जाए, है ना। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है, चलो। तो अभी तक आप लोगों को मैंने इतना समझाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपसे कहा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट, ट्रू और फॉल्स। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट, तो ये ट्रू नहीं है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, समझता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तो ये पढ़ लेना, है ना, नहीं तो फिर तुम्हारा इंस्टीट्यूट ना उल्टा पुल्टा पूछेगा तो तुम ना घूम जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना यार। ऐसा क्यों होता है, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनते, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ सोशल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, कुछ डोमेस्टिक होते हैं और कुछ इलीगल होते हैं, और इनमें ना पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशन को मेंटेन करने की इंटेंशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये कानून में क्या हो जाते हैं, जिसकी वजह से कानून में हो जाते हैं वॉइड एब इनिशियो। बोल भाई, इतनी कहानी समझ में आती क्या। चलो, तो अब हम लोग आगे, अब हम आपकी बुक पे आ जाते हैं ना। ये तो यहाँ पे ना देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे आपकी मैथ से ही पढ़ाना है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो अपना मैथ ही प्रेफर करता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच में, क्या मैंने भी सेम टू सेम बताया था, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दिस डेफिनेशन इंडिकेट दैट कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्टीज। हाँ, मैंने आपको बताया ना, एक ऑफरर होना चाहिए और एक ऑफरी होना चाहिए। फर्स्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सेकेंडली सच एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल, तो मैंने ये भी तो बताया था ना आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, वो एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए, और जब ये चीज़ आ जाएगी तब फाइनली जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना। तो अ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। कौन से दो एलिमेंट्स, एक तो एग्रीमेंट और दूसरे क्या, ऑब्लिगेशन, है ना। तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए और ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए, जब ये चीज़ फुलफिल होएगी तो वही फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आएगा। इतनी कहानी समझ में आती है क्या। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, यार एग्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट को डिफाइन करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ई में। एग्रीमेंट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज ई में। अब एग्रीमेंट है क्या, तो मैंने तो आपको सिंपली बताया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब ये आपस में मिलते हैं तो फाइनली ये एग्रीमेंट बन जाते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब आपस में मिलते हैं तो फाइनली ये एग्रीमेंट बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैम क्या यही डेफिनेशन लिखी हुई है 2 क्लॉज ई में, नहीं, 2 क्लॉज ई में लिखा है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या लिखा है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। तो फिर मैम आपने डिफरेंट चीज़ क्यों बताई और बुक में डिफरेंट क्यों लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बुक में डिफरेंट नहीं लिखा है और ना ही मैंने कुछ गलत बताया या अलग बताया है। ज़रा देखो,
एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रपोज किया और इनसे कहा मिस्टर वाई विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज़ 2 लाख। विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज़ 2 लाख। अब मिस्टर एक्स ने ये स्टेटमेंट किसको दिया है? मिस्टर वाई को दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है, मिस्टर वाई को दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये एक ऑफर हो गया, बोलो। और मिस्टर वाई ने इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दी, येस आई विल परचेज योर कार। तो ये हो गई एक्सेप्टेंस। तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस मिले, ये एग्रीमेंट बन गया, ये बन गया फाइनली एग्रीमेंट। आप देखो ना, ये एग्रीमेंट बना। तो मिस्टर एक्स के साइड से प्रॉमिस है मिस्टर वाई को कि मैं आपकी कार पर मैं आपको अपनी कार बेचूंगा, और एक प्रॉमिस है मिस्टर वाई के साइड से कि मैं आपकी कार खरीदूंगा। भाई यस कहने का मतलब ही तो यही हुआ ना, मिस्टर एक्स वाई से कह रहा है मैं अपनी कार आपको बेचूंगा, और वाई कह रहा है कि मैं आपकी कार परचेज करूंगा। तो एक प्रॉमिस है एक्स के साइड से, एक प्रॉमिस है वाई के साइड से। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। क्या यहाँ पे कंसीडरेशन है? क्या यहाँ पे कंसीडरेशन है? यस। मिस्टर देखो, मिस्टर एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या है बेटा? कार। मिस्टर एक्स कार दे रहे हैं, और मिस्टर वाई क्या दे रहे हैं? 2 लाख रुपीज। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले में कुछ। तो मिस्टर एक्स के साइड से क्या है कंसीडरेशन? कार। मिस्टर वाई के साइड से क्या है? 2 लाख रुपीज। तो एक कंसीडरेशन एक्स के साइड से, एक कंसीडरेशन वाई के साइड से। तो अब देखो ना यार, मैंने सही लिखा था, मैंने बस शॉर्टकट में लिखा। तुम्हारी बुक में अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर डिटेल में लिखा होगा, बट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अच्छा, कैसे एग्रीमेंट होंगे? तो यहाँ पे जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होएगा तो एक प्रॉमिस एक्स के साइड से और एक प्रॉमिस वाई के साइड से, है ना। जब एक्स और वाई एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे तो ये प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस बन जाएंगे, और दोनों भाई पार्टीज का एक दूसरे के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। तो फिर ये क्या बन जाएंगे? अग्रीमेंट बन जाएंगे। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। आई कहानी समझ में? देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? प्रॉमिस के एवरी प्रॉमिस, ओके, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming the consideration for each other is called an agreement। बोलो, इतनी कहानी समझ में आती है? पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है। इससे अच्छा पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना यार। कि एग्रीमेंट समझ में आया आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ में आई, एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन समझ में आई, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते ये भी समझ में आया, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं ये भी समझ में आया। पक्का पक्का? चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए अपने को कितने पार्टी चाहिए? 2 पार्टी चाहिए ना, प्लूरल में चाहिए। तो कितने पार्टी चाहिए? 2 पार्टी, है ना। एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए कितने पार्टी चाहिए? 2 पार्टी चाहिए। एक कौन सा चाहिए? ऑफरर, और दूसरा कौन सा चाहिए बेटा? ऑफरी, ठीक है ना यार। तो ये 2 पार्टीज चाहिए, और ये 2 पार्टीज मिलेंगे, कौन सा आइटम मिलेगा, यानी मीटिंग्स ऑफ माइंड मिलेगा, एंड फाइनली एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक बात और बता दूँ, देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम होता है ऑब्लिगेशन। जिस समय तुम्हें अपने ऊपर ना ऑब्लिगेशंस महसूस होने लगे, तुम समझ लेना उस टाइम पे तुम क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट में हो। आई बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑब्लिगेशन। और जब तुम्हें ऑब्लिगेशंस महसूस होने लगे तब तुम समझ लेना कि तुम किस में हो? कॉन्ट्रैक्ट में हो। इतनी कहानी समझ में आती है? चलो
अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। और हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा ये लोग लिख नहीं रहे हो क्या तुम लोग? ये लिखा नहीं तुम लोगों ने? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम लोगों को, मतलब तुम लोग मुझे ही देखे जा रहे हो तब से। भाई लिखना, चलो मैं फ्रीज कर रही हूँ, लिखो। फटाक से इतना इतना नोट करो, फटाक से, फटाफट फटाफट नोट करो। ये सारी काम की चीज़ है। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? हाँ ऐसे ही, बिना किसी वजह से? चलो, तो अब अगली बात हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, पहले इन्फोर्सिबिलिटी देख लो। परफॉर्मेंस,
तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हम करें तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स है वो कितने होंगे, 3 होंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसमें से अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है हमारे पास इम्प्लाइड और आता है फिर टैसिट, है ना। तो एक्सप्रेस की भी बात करूँ तो इसमें भी फर्दर हम 2 हो जाते हैं हमारे पास एक्सप्रेस में, एक तो हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं और एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं ना। तो इस तरीके से हमारे पास ना कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कंप्लीट टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कुछ इतने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हम अगर किसी पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो हम बोल के भी कर सकते हैं और हम लिख के भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें लेटर भेज दूँ कि क्या मैं तुम्हें कोई प्रपोजल भेजूँ बाय लेटर, तो वो रिटन हो जाएगा, अगर मैं मुँह से बोल दूँ तो ओरल हो जाएगा। समटाइम्स ना हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं वो इम्प्लाइड भी फॉर्म होते हैं। मैम इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब देखो ना, बाय कंडक्ट। इम्प्लाइड का मतलब बाय कंडक्ट, मतलब हम ना कॉन्ट्रैक्ट में कह लो कि बोलते नहीं हैं और लिखते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेलवे स्टेशन पे जो कुली है वो कुली की ड्रेस में होंगे, रेड कलर की शर्ट पहन के कुछ लोग टहलते रहते हैं ना, तो कुली की ड्रेस पहन के वो टहल रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक इम्प्लाइड ऑफर है कि अगर आपको अपना लगेज वगैरह उठवाना है तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको लगेज उठाना है तो आप उसको एक्सेप्टेंस दो कि भाई ठीक है, हमारा लगेज जो है ना वो टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो। तो ये क्या है, कुली की यूनिफॉर्म में होना, ये क्या है, ये एक ऑफर है कि जो भी उनसे काम करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, ठीक है ना यार। तो कभी कभी ना जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भाई कंडक्ट भी बन जाते हैं और कभी कभी ना हम लिख के या बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समटाइम्स ना कुछ कस्टमरी तरीके से भी हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ऑक्शन सेल कंप्लीट होती है तो फॉल ऑफ हैमर ये इस बात को इंडिकेट करता है फाइनली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, है ना। तो एटीएम मशीन से पैसे का विड्रॉ करना, अच्छा पैसे तो विड्रॉ करते हो एटीएम मशीन से, क्या तुम्हारे बैंक के ऑब्लिगेशन तुम्हारे प्रति कम होते हैं? ऑफकोर्स। अगर तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख है, तुमने 1 लाख एटीएम से निकाल लिया, तो इसका मतलब वो बैंक में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ना, और बैंक अब तुम्हें 4 लाख देने के लिए लाइबल होएगा, ना कि 5 लाख देने के लिए लाइबल होएगा। तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होएगा। तो ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे बेसिकली हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होंगे? 5। कुछ होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कोर्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है सेक्शन 10, और इसको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं इसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ, सेक्शन 10 पे पहुँच के हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना यार। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यार? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? नॉट इन्फोर्सेबल, है ना, नॉट इन्फोर्स। अभी तो अपने वॉइड का मतलब समझा ना, अभी तो मैंने यहाँ पे वॉइड का मतलब लिखा था, कहाँ लिखा था वॉइड का मतलब? कहीं नहीं लिखा क्या? ये देखो लिखा तो है ना, वॉइड का मतलब क्या होता है, ये देखो वॉइड की चीज बनाया। वॉइड का मतलब क्या होता है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ की नज़रों में जो चीज़ जीरो होती है उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं? वॉइड भी यूज़ करते हैं। तो अब वॉइड आएगा तो समझ जाओगे तुम लोग, ओके। तो वॉइड का मतलब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हो सकता है शायद पहले इन्फोर्सेबल रहे, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, अरे यार हाँ यार, तो नाम में तो बोलो यार कम से कम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब स्टेप 1 पे भी गया होगा, स्टेप 2 पे भी गया होगा, स्टेप 3 पे भी गया होगा, स्टेप 4 पे भी गया होगा, बोल भाई, स्टेप 5 पे भी गया होगा। अब कह रहे कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इसमें इलीगलिटी आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड थे बट अब क्या हो गए? वॉइड हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इनको कहा कि मैं तुम्हें 100 kg अनियन सप्लाई करूंगा एट द रेट ऑफ 20, और ये इन्होंने कहा, ये 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इन्होंने कहा है कि मैं 5 जनवरी को तुम्हारे को ना ये परफॉर्म कर दूंगा। अचानक से मार्केट में ना रेट बहुत हाई हो गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी के सभी प्राइवेट डीलर को मना कर दिया कि अब कोई भी प्राइवेट डीलर के साथ सेल और परचेज नहीं करेगा।
एक्स भी प्राइवेट था, वाई भी प्राइवेट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है अभी अनियन की सेल और परचेज बैन कर दी। जैसे राइट नाउ अभी टोमेटोज के प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं ना, 250 रुपीज़ के जी हो गया है ना, बहुत महंगा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन कभी आती, कभी किसी भी गुड्स के लिए आ सकती है। तो अभी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि यार मार्केट में ना अनियन के प्राइस बहुत हाई हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं राइट नाउ ना हम इन्हें क्या कर देते हैं, कम डीलिंग ही नहीं करवाते हैं। अब जो भी पर्सन है अगर वो अनियन की सेल और परचेज करेंगे वो गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, प्राइवेट डीलर के थ्रू कोई भी परचेज नहीं करेगा। तो ये भी प्राइवेट था, ये भी प्राइवेट था। गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाली 3 जनवरी को। क्या मिस्टर एक्स अब मिस्टर वाई को ये अनियन सप्लाई करने के लिए लाइबल होंगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट बाद में अभी राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, मना कर दिया ना कि अभी कोई प्राइवेट डीलर से सेल और परचेज नहीं करेगा। तो फिर ये केस में ये जो एग्रीमेंट होंगे ये नॉट इन्फोर्सेबल हो जाएंगे, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले तो ये वैलिड था, जब 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ तो ये वैलिड था, बट 5th को ऑन द ड्यू डेट ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, अनइन्फोर्सेबल हो गया। आई कहानी समझ में? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो इन्फोर्सेबल थे बट अब इन्फोर्सेबल नहीं है। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? कहते हैं इफ कंसेंट caused by coercion, undue influence, fraud. If consent caused by coercion, undue influence, misrepresentation and fraud, अगर हमारी कंसेंट मतलब इच्छा, कंसेंट का मतलब क्या होता है, इच्छा। ये आपकी डिक्शनरी में नया शब्द होएगा, शायद आपको ना पता हो या शायद पता भी हो, है ना। अगर किसी व्यक्ति विशेष की कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन से किया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्सन की इच्छा बेटा जबरदस्ती ली गई है। कोर्जन का मतलब जबरदस्ती करना, थ्रेटनिंग करना, हैरेस करना। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पे एक पार्टी होती है सुपीरियर पोजीशन पे और एक पार्टी होती है इन्फीरियर पोजीशन पे। तो ऐसा होता है ना, जो सुपीरियर पोजीशन पे होता है वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे भी अगर अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन पे हो और दूसरी पार्टी जो है वो इन्फीरियर पोजीशन पे। अब सुपीरियर पोजीशन पे जो पार्टी है वो अगर अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाए और अपने आप को बेनिफिट पहुँचाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर इन्फ्लुएंस। बहुत सारे रिलेशन में अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। अंडू मतलब अनफेयर एडवांटेजेस, इन्फ्लुएंस मतलब आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर है, उस पावर को यूज़ करके, ठीक है ना यार। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके घर में आप कोई बूढ़ा व्यक्ति है, आपके घर में नहीं, छोड़ो मैं आपका एग्जांपल ले लेती हूँ। मिस्टर एक्स है, उनके घर में ना उनके एक बूढ़े दादाजी हैं और वो दादाजी की जो एज होएगी ना वो 105 ईयर है, 105 साल के। अभी आपको पता है अगर कोई 105 साल का आदमी है तो वो अपना काम खुद से नहीं कर पाएगा ना, अपने 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 क्लोथ्स नहीं क्लीन कर पाएगा, खुद से खाना नहीं खा पाएगा, वो खाना बना नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। अब उसकी फैमिली में एक नालायक लड़का है ना, वो कहता है दादाजी मैं आपको खाना तभी दूंगा जब तुम अपनी प्रॉपर्टी पर साइन करोगे और अपनी प्रॉपर्टी पूरी मेरे नाम पे करोगे। अब एक बात बताओ, क्या ये वो लड़का जो है वो सुपीरियर पोजीशन पे आ गया? क्योंकि अल्टीमेटली उसके जो दादाजी हैं वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कह रहा है कि जब तक तुम अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन नहीं कर दोगे तब तक हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। अब बेचारा वो बूढ़ा आदमी क्या करे बताओ, साइन करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये अंडर इन्फ्लुएंस हो गया। जैसे कोई डॉक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं बहुत दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा अगर मुझे 5 मिनट में इलाज नहीं मिला तो।
इस तरीके की सिचुएशन में आप गए तो डॉक्टर कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल एक 5 लाख रुपीज़ का प्रॉमिसरी नोट साइन करो तो मेरे फेवर में, तब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, वरना तो तुम तो बेटा 5 मिनट में गए। बेटा अपनी जान बचाने के लिए क्या तुम उस प्रॉमिसरी नोट पे साइन करोगे? यस ऑफ कोर्स करोगे। तो ये क्या है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन पे और एक इन्फीरियर पोजीशन पे, और जब वो कोई भी पर्सन जब वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। बोलो भाई, इतनी कहानी समझ में आती है? पक्का पक्का, बढ़िया। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब गलती से किसी को कोई गलत फैक्ट कम्युनिकेट कर देना। मुझे भी नहीं पता है कि वो फैक्ट गलत है, गलती से किसी व्यक्ति को कोई गलत फैक्ट कम्युनिकेट कर देना और उसने उन गलत फैक्ट पे विश्वास करके हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसका नुकसान हो गया, तो मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड तो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, तुम सबको पता होगा फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड का मतलब जानबूझ के हम किसी को कोई फॉल्स स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को झूठ बोल के हम किसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आके हम क्या करना चाहते हैं? हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने आप को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। आई बस समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने किसी मिस्टर एक्स ने किसी मिस्टर वाई से प्रॉमिस किया कि आप मुझे 5000 रुपीज़ दो, मैं आपकी कार को रिपेयर कर दूंगा। उसने 5000 रुपीज़ तो ले लिए लेकिन कार को रिपेयर नहीं किया। क्या ये एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है? तो क्या ये फ्रॉड होएगा? यस। और जब भी कंसेंट कॉस्ट बाई इन 4 चीज़ों से, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा? वॉइडेबल। वॉइडेबल, आई बात समझ में? वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। दुनिया की नजरों में, दुनिया ऐसे हो ना, दुनिया पुनिया नहीं है। दुनिया की नजरों में, दुनिया की नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? बोलो। दुनिया की नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। भाई किसी को क्या पता कि डॉक्टर ने इस पोजीशन का फायदा उठाया है? इसके पहले कौन सा एग्जाम्पल दिया था? कार रिपेयरिंग का। किसी को क्या पता कि कौन सी बात हुई थी कौन सी बात नहीं हुई थी, है ना? तो दुनिया देखेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड लगेंगे। भाई तुम्हारे डॉक्टर ने इलाज किया इसलिए तुमने उसे 5 लाख रुपए पे कर दिए, बट एक्चुअली पार्टीज जानती है ना हमारे साथ गलत हुआ है, तो फिर ये केस में दुनिया की नज़रों में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये वैलिड है। बट इस कॉन्ट्रैक्ट में आप बताओ एक पार्टी है, क्या वो पार्टी एग्रीव्ड है? बोलो ना यार। एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? दुखी है। क्या एक पार्टी एग्रीव्ड है? दुखी है। तो फिर क्या ये पार्टी, भाई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो फिर ये केस में क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा सकता है और बोल सकता है साहब हमारे साथ जबरदस्ती हुई है? बोलो, क्या बोल सकते हैं साहब हमारे साथ जबरदस्ती हुई है? यस, ये बोल सकता है। तो फिर ये केस में, एक मिनट, तो ये केस में अगर मिस्टर एक्स ये कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाते हैं तो फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। ओह मैम, इसका मतलब ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 एलिमेंट होते हैं। जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक क्या होता है? वैलिड, और एक क्या होता है? वॉइड। मैम एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं? जी हाँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की यही खास बात होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ ना 2 एलिमेंट्स होते हैं। आई कहानी समझ में? पक्का पक्का, ओके। तो आपको पता चला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल क्या हो गए। अब अनइन्फोर्सेबल का मतलब, अनइन्फोर्सेबल का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया,
वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप जब घर परचेज करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिटन होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन और रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वैलिड नहीं होंगे। आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन अभी रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होंगे? नहीं। तो अनइन्फोर्सेबल का मतलब ये नहीं कि ये बैड है, अनइन्फोर्सेबल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये बैड होंगे, बट अभी कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, उस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। इलीगल तो तुम लोग समझते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या हो, फॉरबिडन बाय लॉ हो। तो जो चीज़ फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ में मना ही है सर, वो चीज़ें तो हमेशा क्या होंगी? इलीगल होंगी। जैसे डकैती, मर्डर, सुपारी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं लॉ में, क्या होती है? इन्फोर्सेबल नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ें बुरी भी होती हैं, बैड भी होती हैं, गंदी होती हैं, है ना। और साथ ही साथ इसमें क्या होती है? पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट होती है। बोल भाई इतनी गाड़ी समझ में? चलो फटाक से इतना नोट करो सारा। ये तो नोट कर लिया होगा ऊपर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नोट करो। आ जाओ राशिद, 1 मिनट क्लियर है यहाँ पे। इतना कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, और अनइन्फोर्सेबल और इलीगल भी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीमेंट भी खत्म हो गए और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गए। एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मैंने नहीं ख़त्म किया था, जो कि क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपसे कहा था जब सेक्शन 10 पे पहुँचेंगे तब हम लोग ख़त्म करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो एक बार फटाफट देखते हैं क्या है। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफिल करते हैं ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये इसेंशियल एलिमेंट्स कहाँ लिखे हुए हैं? सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है कि यार एग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है यार, यहाँ पे अपने को ऑफर भी मांगता है और अपने को एक्सेप्टेंस भी मांगता है। जब ये दो चीज़ें एक साथ मिलेंगी तब ही फाइनली जाके ये क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है ना यार। ओके, तो एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी रिजल्टिंग इन अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है ना यार। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने का? कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है? द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देखो एग्रीमेंट बन जाएगा तो बट मैंने अभी आपको कहा ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो वही एग्रीमेंट बनाओ ना जो लीगल होंगे, जो इन्फोर्सेबल होंगे, क्योंकि सभी के सभी एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे जो एग्रीमेंट है ना वो कौन से नहीं होने चाहिए? सोशल नहीं होने चाहिए, डोमेस्टिक नहीं होने चाहिए, और कौन सा नहीं होने चाहिए? इलीगल नहीं होने चाहिए। इतनी कहानी समझ में आती है। द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाई लॉफुल कंसिडरेशन। देखो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? ओ भाई मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगी सचिन, तुम मेरे को ना यह आदमी का मर्डर करके देने का। अभी मेरे को ना एक आदमी का सुपारी देना है, कोई लेगा क्या? सुपारी लेते हो? हाँ अच्छा चल सुपारी नहीं, किडनैप कर देना मेरे लिए। किडनैप करेगा? थैंक यू बेटा। ठीक है, मैं तेरे को किडनैप करने का, मैं तेरे को 5 लाख देगी। हाँ 6 लाख चाहिए? नहीं 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 5 लाख देगी। नहीं हम 6 लाख से ऊपर काम नहीं, 6 लाख से नीचे काम नहीं होगा। अच्छा चलो कुछ तो यार, कुछ तो कम करो। अच्छा ठीक है चलो 5.75। नहीं नहीं बेटा 5.75 बहुत ज़्यादा है। 5, अच्छा एक काम करो 5.50 कर लो, ठीक है ना यार। डन डन ओके ठीक है। तो 5.50 में डन। यह आदमी ना, मैंने इसको बोला है कि यह आदमी को किडनैप करके लेके आना है। तो एक बात बताओ, मैं इसको 550 देगी, ये मेरे को उसके बदले में किडनैपिंग करके देगा, क्या ये कंसीडरेशन वैलिड है? ये वैलिड नहीं है ना। तो इसका मतलब है यार ये तो पुअर कंसिडरेशन, बैड है, बैड है, बैड बैड कंसिडरेशन है। आई बात समझ में? जबकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। समझता है? आगे बात करते हैं। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो हमारे वहाँ पे ना कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है क्या मैम? आपको पता है कुछ लोग ना हमारे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन से लोग? ऐसे व्यक्ति जो माइनर है। माइनर का मतलब है जो कि क्या है 18 के बिलो है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड के,
अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया जो रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकते है ना, जो रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, जैसे पागल, इडियट। तुम तो समझता होगा इडियट, इडियट समझता है? कभी किसी से सुना इडियट क्या होता है? अबे लड़को तुमने कहा ही नहीं यार ये बात, किसी लड़की को प्रपोज किया उसने तुम्हें बोला इडियट। इडियट का मतलब होता है कोई पर्सन अगर अपना मेंटल बैलेंस खो दे तो उसको इडियट बोलते हैं। तो वो भी किस में आता है? अनसाउंड माइंड में आता है। तो माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। और अगर क्या है, डिसक्वालिफाइड पर्सन, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? इनके अंदर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, इनके अंदर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है ना यार। तो कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को ना कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे व्यक्ति जो क्या होने चाहिए? मेजर, जो क्या होने चाहिए? साउंड माइंड के, और जो नॉट डिसक्वालिफाइड हो, ऐसे पर्सन चाहिए। आई बात समझ में? इसके अलावा जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। जेन्युइन कंसेंट का मतलब है अगर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बच्चे से कहा कि ऐसा है कि, छोड़ो सा इस बच्चे का एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिस्टर एक्स थे, मैंने उन मिस्टर एक्स से कहा ऐसा है कि तुम्हारी बाइक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अपनी बाइक मुझे दे दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। अब बेटा मैं एक ना वैसे मैं माफिया हूँ, माफिया समझता है? माफिया लोग, माफिया समझता है तुम लोग? वैसे योगी के बाबा के राज में माफिया गिरी नहीं चलती है, बट मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें मेरे को माफिया मांग लो। अभी मैं माफिया है और मैंने मिस्टर एक्स से कहा है मिस्टर एक्स चलो ये बाइक का चाबी दो, आज से ये बाइक मेरा। बेटा एक बात बताओ, क्या मिस्टर एक्स मुझे चाबी दे देंगे? अगर जान प्यारी होगी तो चाबी दे देंगे यार, वरना बेटा सीधे हम काम तमाम करता है, इफ और बट नहीं करता है, समझता है? बार्गिन वार्गिन कुछ नहीं करता है, सीधे काम तमाम करता है। इतना खतरनाक वाला माफिया है मैं, समझता है? तो अभी ये सिचुएशन में मैंने क्या किया? उसको थ्रेटन किया, धमकाया ना, और धमका के मैंने उसकी कोई एसेट ले ली। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है? कोर्जन है। किसी भी पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, और अगर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होएगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होएगा, ठीक है ना यार। द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन टू कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल, वो तो आप लोगों को बता रखा है मैंने। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, ये क्या कहानी है? द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन। सर्टेनिटी का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन से कहा, मैंने कहा कि बच्चों विल यू परचेज माई पेन, क्या तुम मेरा पेन परचेज करोगे? क्या ये एक वैलिड ऑफर है? आंसर इज नो, ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों एक वैलिड ऑफर नहीं है? इसलिए ये एक वैलिड ऑफर नहीं है क्योंकि इस ऑफर में प्राइस मिसिंग है। मैंने सिर्फ इतना कहा विल यू परचेज माई पेन, बट मैंने ये नहीं कहा ना कितने रुपए में, तो इसका मतलब इसमें प्राइस मिसिंग है, इसका मतलब इसमें सर्टेनिटी नहीं है। मेरे पास ना 2 कार है, मैंने आपसे कहा विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख, बट कौन सी कार है ना, मैं कौन सी कार बेचना चाहती हूँ? जब मैंने ये बात को क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब है कि ऑफर में जो टर्म्स हैं वो सर्टेन नहीं है, और अगर ऑफर में टर्म्स सर्टेन नहीं होंगे तो ये केस में वो एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो होएगा वो वैलिड नहीं बनेगा। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो वैलिड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है तो फिर ये वैलिड नहीं होएगा। द एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, दैट इज इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल परफॉर्म करना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स है, उसकी वाइफ मर गई, वो मेरे पास आया, बोला मैम मेरी वाइफ को जिंदा कर दो। मैंने कहा ठीक है 10 लाख रुपीज़ दो, मैं तेरी वाइफ को जिंदा कर देगी। बेटा मैं क्या उसकी वाइफ को जिंदा कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं जिंदा कर सकती? जिंदा तो कर सकती है। ओम हीम क्लीम चामुंडा बिच्चा नमा, कर दो मैं जिंदा? नहीं, मंत्र से नहीं होएगा। ओम हीम क्लीम हीम क्लीम स्वाहा, नहीं हुआ, क्योंकि एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता है ना। तो ये क्या परफॉर्म करना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, और इसका इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी, किसी को जिंदा करना इम्पॉसिबल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होएगा, समझता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ी हो यार, है ना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। आ जाओ। देयरफॉर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या मांगता है अपने आप को? सबसे पहले एन एग्रीमेंट। हाँ पता चल गया यार, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट चाहिए, पता चल गया।
दूसरा बेस्ड ऑन द जेन्युइन कंसेंट, कंसेंट का मतलब पार्टीज को जोर दबाव जबरदस्ती ना बनाया गया हो, किसी ने अपनी पोजीशन का फायदा ना उठाया हो, कोई फ्रॉड ना हुआ हो, ठीक है। सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, वही कंसिडरेशन जिसको लॉ लीगल रिकॉग्नाइज करता है वही कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, और ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बना होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या है फॉरबिडन बाय लॉ है, ये नहीं होना चाहिए, समझता है। एंड बिटवीन द कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी पार्टी जो है वो मेजर होने चाहिए, है ना, मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड के होने चाहिए और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने कोई एग्जाम्पल दे रखा है। देयर इज एन आर्गुमेंट विद अ टर्म दैट ए विल प्रोवाइड 50 kg ऑफ वीट ऑन अ प्राइस ऑफ मोर देन ₹50 पर kg। प्राइस कह रहे हैं 50 रुपये ज़्यादा देंगे, ये कह रहे हैं यहाँ कोई मिस्टर ए है वो बी को राइस बेच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम 50 रुपये से ज़्यादा ही देंगे, तुम चिंता ना करो। बेटा क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट होएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होएगा? क्यों नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ज़्यादा नहीं एग्जैक्टली नहीं पता है ना, पता नहीं 50 रुपये ज़्यादा क्या होता है, 50 रुपये 25 पैसे, 51 रुपये, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, क्लियर होना चाहिए यार, है ना। चलो तो यहाँ तक ना ये रही हमारी आज की बेसिक क्लास, और इस बेसिक क्लास में मैंने आपको ये समझाया, एक्चुअली आज तो टॉपिक ही स्टार्ट नहीं किया कोई, ये आपके सिलेबस का भी कोई टॉपिक समझ लो स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा पहली क्लास जो मेरी होती है ना, मैं इस पहली क्लास में आप लोगों के दिमाग में बेस बनाती है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इलीगल क्या होता है, लीगल क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ये क्लास में धीरे धीरे पता चलती है ना, और बाकी सारी चीज़ें पता चलती ही रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है ना। अब फाइनली हम मूव कर रहे हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 पे। टॉपिक वन क्या है हमारा? ऑफर, ठीक है ना, यहीं से तो स्टार्ट किया था ना इस टॉपिक को, है ना, तो ये हमारा समझ लो चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा अब, है ना, ऑफर। अब ऑफर क्या है, देखो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा मैं समझा दूँ, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर पहले तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आईसीए बोल दो बेटा, इसको आईसीए बोल दो बेटा। बच्चों हम लोग क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को आईसीए बोल सकते हैं? यस। आईसीए को हम कैसे कैसे पढ़ेंगे आओ बता दे तुम्हें। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड में पढ़ेंगे हाउ टू परफॉर्म, थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे हाउ टू डिस्चार्ज। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अब हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, हाउ टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब हाउ टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट में आता है भाई कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए पहला एलिमेंट क्या चाहिए? ऑफर। ऑफर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया ऑफर को? 2 क्लॉज ए में। और क्या है ऑफर की डेफिनेशन? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर। कहाँ लिखी है ऑफर की डेफिनेशन? रूल 2A कहाँ लिखा हुआ है? 2A of the Indian Contract Act defines a proposal or offer as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal। किसी के लिए कुछ करने के लिए ऑफर करना ये भी ऑफर है, और कुछ ना करने के लिए ऑफर देना ये भी ऑफर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वंशिका को मैंने एक चाटा घसीट के मार दिया,
अब वंशिका कह रही है कि मैं तो जा रही हूँ आपके अगेंस्ट में कोर्ट में मैं जा रही हूँ, है ना, और मैं तो आपके ऊपर मुकदमा करूँगी। मैंने वंशिका से कहा आओ बैठो टेबल पे सेटल कर लेते हैं। बेटा क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने वंशिका को ऑफर किया कि ये ना करो, इसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी। तो क्या ये भी ऑफर हो सकता है? यस, ये भी ऑफर हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस में होएगा। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने देख लिया, वो जा रहा है पुलिस के पास, है ना, तो फिर वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना यार। तो ऑफर क्या है? किसी एक्ट को करना ये भी ऑफर है, और किसी एक्ट को ना करना ये भी ऑफर है, ठीक है ना यार। तो ऑफर की डेफिनेशन याद हो गई बेटा। कल एक एक बच्चे से सब सुनेंगे यार, और नहीं सुना पाए तो बेटा हम तो मुर्गा बनाते हैं, समझ रहे हो, मुर्गा बनाएंगे। मुर्गा बनना आता है? आता है? अरे आता हो तो बता दो, ना आता हो तो बताए, हम सिखाएंगे फिर, और क्या। आता है बेटा? कभी मुर्गा बने हो? कभी नहीं बने हो? सचिन तुम्हें आता है? अब ऐसे क्या है, उसमें क्या है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो। तुम लोग को मुर्गा बनाना नहीं आता है? चलो देखते फिर कुछ और तरीका ढूंढेंगे। चलो इतनी कहानी समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो ऑफर ये हो गया व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। आई बात समझ में? ओके अब मुझे देखो सिर्फ ऑफर ही नहीं समझना, ऑफर तो ये भी होता है कि क्या तुम मेरे लिए मर्डर करोगे सामने वाली पार्टी का, है ना, क्या किडनैपिंग करोगे, तो ये भी तो ऑफर ही होएगा। बट मेरे को आपको सिखाने हैं वैलिड ऑफर क्या होते हैं ना। तो वैलिड ऑफर के लिए सर यहाँ पे ना वैलिड ऑफर के कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर एक जगह होंगे तब भी हमारे पास वैलिड ऑफर बनेगा, है ना। तो देखते क्या क्या। सबसे पहले जब भी हम किसी पार्टी को कोई ऑफर करें तो हमारा जो ऑफर है वो सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। सर्टेन का मतलब फॉर एग्जांपल विल यू परचेज माई पेन, इसमें सर्टेनिटी नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा तो सर्टेन अगर अगर क्लियरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं बनेगा, ठीक है ना यार। तो एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। ही मस्ट नॉट बी वेग, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? एम्बिगुअस का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारा हॉर्स, फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स है जो कि हॉर्स बेच रहे हैं, मैं तुम्हारा ये वाला हॉर्स तभी परचेज करूंगी अगर ये हॉर्स मेरे लिए लकी प्रूफ होएगा तो। क्या फालतू वाली बात है, ये एम्बिगुअस बात कर रही हूँ ना। ऐसा होता है क्या रियलिटी में? नहीं होता है, तो ये एम्बिगुअस है। तो हमारा जो ऑफर है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। इतनी कहानी समझ में आता क्या? आगे ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जी हाँ, हमारा जो ऑफर है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। इस पर एक बहुत फेमस केस लॉ है लालमन वर्सेस गौरी दत्ता का, बट कल सुनाऊंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर में बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स ओरल और रिटन। तो ये तो पहले बता चुकी हूँ, ऑफर कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। तो ऑफर भी हमारा ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या बाई कंडक्ट भी हो सकता है। इतनी कहानी समझ में आती क्या? अगला कहते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, यानी कि मैं पब्लिक एट लार्ज को भी ऑफर कर सकती हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को भी ऑफर कर सकती हूँ। इतनी कहानी समझ में आती है? ओके तो हमारे पास जब भी हम ऑफ़र करेंगे ना तो हमारे पास इन ऑफ़र में ना ये सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक साथ होने चाहिए, तभी हमारा जो ऑफ़र है वो वैलिड ऑफ़र होएगा, अदरवाइज़ वो वैलिड ऑफ़र नहीं होएगा। इतनी कहानी समझ में आती है? तो आज की समय हमारी यहीं तक के लिए रहेंगी। अगली क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, है ना, और सारा मैथ से हम आपके कवर करेंगे। मतलब कवर तो मैं और खुद से कर सकती हूँ, बट मैं वही कवर करूँगी जो आपके मैथ में है, ठीक है ना यार। तो आज की सेवा यहीं तक के लिए, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे सेम कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के लिए टाटा बाय बाय।